हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2020 में सेक्शन बी, जिसमें यूनिट नंबर 5 वेक्टर्स, यूनिट नंबर 6 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री और यूनिट नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम लोग स्पेसिमेन पेपर 2025, बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 और बोर्ड एग्जाम पेपर 2023 ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और यूनिट नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन और यूनिट नंबर 3 कैलकुलस, इनके भी सभी पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे मार्क्स वेटेज की बात करें तो टोटल मार्क्स वेटेज बोर्ड एग्जाम 2020 में 18 मार्क्स का था। हालांकि करंट सेशन में, इन सेशंस में जो मार्क्स वेटेज है वो 13 मार्क्स का था। और यहां पे अगर हम लोग क्वेश्चंस देखें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, तो यूनिट नंबर 5 की, सबसे पहले अगर हम यूनिट नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट 2 मार्क्स का है। यहां पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं थे उस टाइम पे। और इवन कुछ बार ऐसा भी हुआ कि जो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो करंट सेशन में, इनमें 23 में, 24 में ये 1 मार्क्स में पूछे गए। तो यहां पे 15th का जो ए पार्ट है वो 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 16 ये 4 मार्क्स का है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 16 इंटरनल चॉइस में एक पार्ट और भी है ए, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है, जो कि अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो टोटल यहां पे 6 मार्क्स। और यहां पे बात करें यूनिट नंबर 6 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो क्वेश्चन नंबर 15 के 2 पार्ट हैं, बी और सी, 2 मार्क्स ईच, दैट इज टोटल 4। और क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे 4 मार्क्स का है, दैट इज टोटल 8 मार्क्स। और अगर हम यूनिट नंबर 7 की बात करें, यूनिट नंबर 7 में स्टैंडर्ड एक ही चीज चलती चली आ रही है कि क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जाता है 4 मार्क्स का। कई बार इंटरनल चॉइस होती है, कई बार नहीं होती। तो यहां पे हमारे पास आ गया 4 मार्क्स। तो टोटल यहां पे अगर हम बात करें तो 6 और 8 14 और 4 18 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम पेपर 2020 में था। तो जो कि अब रिड्यूस होके हमारे पास 13 मार्क्स का हो गया है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं यूनिट वाइज। तो यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर 15 का ए पार्ट है, राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यहां पे लेट दिस इज वेक्टर ए, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। और यूनिट वेक्टर ए निकाल देते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए, और ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 दैट इज 9 दैट इज 3। तो 1 अपॉन 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। और हमें निकालना है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18 यूनिट। तो अगर कोई वेक्टर है आपके पास और इस वेक्टर ए है और इस डायरेक्शन में 18 यूनिट का वेक्टर निकालना है, तो पहले यूनिट वेक्टर निकालिए और फिर इसकी 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम जूनियर क्लास में करते थे, हमें 6 पेंसिल का रेट दिया होता था, से 13 रुपीज़, और हमें 5 पेंसिल का पूछना होता था, तो पहले हम यूनिट का निकालते थे 13/6, फिर 5 का निकालते थे मल्टीप्लाई करके। सेम इसी तरह से यहाँ पे तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर, दैट इज 8 वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए, दैट इज 18 ऑफ दिस। तो 18 अपॉन 3 दैट इज 6 ऑफ, डायरेक्ट ही कर दिया 2j माइनस 2k। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 16th है, इसका बी पार्ट। ए पार्ट तो जैसे बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आउट ऑफ सिलेबस है। यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। और वर्टिसेस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं और हमें पता है कि अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस ए बी सी हैं तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 मॉडुलस वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट का केस है। ये तो हमारे पास सिंपल हम लोगों का फॉर्मूला ये होता है। और अगर हम इसको कई, मतलब ऐसा होता है कई बार कि हम भूल जाते हैं, थोड़ा सा हमें कहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसमें आप सिंपल जो है इसको कैसे कर सकते हैं, ये सबसे दिस इज एन। और इन जनरल हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया ए बी और हाइट हो गया सी एन। ओके, 1/2 ए बी तो हमारे पास, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपल प्रोडक्ट है। और सी एन अगर ये एंगल थीटा है तो दिस सी एन इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ए सी साइन थीटा। और अगर आप ध्यान दें तो ये है हमारे पास वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी, मॉडुलस वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी। ओके, तो यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2 आई कैप, माइनस 1 प्लस 1 इज 0 जे कैप, माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5 के कैप। और वेक्टर ए सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, and this is 4 minus 3 is I cap, minus 3 plus 1 is minus 2 J cap, और 1 minus 2 is minus K cap। और पहले वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी फाइंड कर लेते हैं, एंड दिस इज I J K, एंड माइनस 2 0 माइनस 5 1 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज I cap, और ये हो जाएगा 0 माइनस 10, बहुत सारे माइनस है, ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस जे कैप प्रैक्टिस कर लीजिए 2, और प्लस 5 दैट इज 7, और प्लस के कैप ये हो जाएगा 4, दैट इज दिस इज माइनस 10 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 4 के कैप। और एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे था मॉडुलस, तो मॉडुलस कर देते हैं डायरेक्टली इसका, ये हो जाएगा 100 प्लस 49 प्लस 16 दैट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ 5 14516 और 165 स्क्वायर यूनिट। दिस इज अवर आंसर। ओके, थोड़ी कैलकुलेशन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यूनिट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये टू लाइंस है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो ये 2 5 4 है, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशो हमारे पास ये है। और डायरेक्शन रेशोज अगर गिवन हो तो हमारे पास जो एंगल होता है दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर होता है। वही ये सिंपल वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉडुलस वेक्टर a मॉडुलस वेक्टर b से ही आता है, यहां से ही डेवलप हुआ है। तो यहां पे b पार्ट में डायरेक्शन रेशो ऑफ गिवन लाइंस आर क्या क्या है, 2 5 4 and 5 2 minus 5. Let theta be angle between them. तो क्या हो जाएगा, cos theta is equal to a1 a2 2 into 5 10 5 into 2 10 5 into minus 5 4 into minus 5 is minus 20 अपॉन, ये तो 0 हो गया तो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी चलिए लिख देते हैं, कंप्लीट तो कर ही दें इसे, प्लस 4 प्लस 25 दिस इज इक्वल टू 0, और cos थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स cos π/2 दैट इज थीटा इज इक्वल टू π/2 मीन्स जो लाइन है, मीन्स जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अब इसी तरह से इसका अगर नेक्स्ट पार्ट देखें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो इसमें अगर हम लोग डायरेक्शन रेशो निकालें, एक हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो कि इस पॉइंट 2 -3 1 से पास हो रहा है, और परपेंडिकुलर है टू इसके जो एक लाइन के जो कि 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रही है, मींस 4 5 0 और 1 -2 4। तो हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मींस हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन रेशोज मिल जाएंगे एक वेक्टर के। और हमें पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग नॉर्मल वेक्टर n, वो होती है वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। a हमारे पास गिवन है, ये हमारे लाइन से निकल जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 4 5 0 एंड 1 -2 4, ये क्या हो जाएंगे, इज 4 -1 3 5 + 2 7 0 -4 -4। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू
2 minus 3 1 and having direction ratio of normal vector 3 7 और -4। ये नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही तो डायरेक्शन रेशियोज आए, तो क्या हो जाएगी, इज वेक्टर r माइनस ए इज 2 minus 3 1 डॉट यूनिट वेक्टर n मीन्स 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू दिस डॉट दिस वेक्टर r डॉट 3i कैप 7j कैप माइनस 4k कैप, और ये माइनस दिस डॉट दिस, और इसमें हम लोग इसे उसमें ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस डॉट दिस, और डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 इंटू 3 6, माइनस 3 इंटू 7 इज माइनस 21, और प्लस 1 इंटू माइनस 4 इज माइनस 4, that is 25, that is this is minus 19, और ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप प्लस 19 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर आंसर। और अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो r को xi प्लस yj प्लस zk कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y माइनस 4z प्लस 19 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर आंसर। तो इजी था, थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट दिस इन द प्लेन दिस। हमारे पास एक प्लेन ये है और एक पॉइंट है 3 -2 1। इसकी इमेज हमें इस प्लेन पे देखनी है और से दिस इज योर पॉइंट पी। तो सबसे पहले हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पे निकाल देंगे, और इसे हम डायरेक्ट भी इमेज निकाल सकते हैं, पर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेथड से निकालते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कई बार हमारे साथ क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हमसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा गया, तो हम लोग वही मेथड यूज कर रहे हैं यहां पे। ये हो जाएगा r, ये r इसकी इमेज है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट है इस पॉइंट Q को निकालना, और इस पॉइंट Q को निकालने के लिए बहुत सिंपल है हमारे पास कि ये प्लेन हमारे पास दिया है 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 2। तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर हैं वो होंगे 3 -1 और 4, और ये जो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, डायरेक्शन रेशियोज जो है वही डायरेक्शन रेशियोज इसके भी होंगे, PQ वेक्टर के भी होंगे। तो PQ वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो तो हैं 3 -1 4, और पास हो रहा है ये इससे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ आ जाएगी हमारे पास। तो क्या आ जाएगा कि लेट गिवन पॉइंट जो है, गिवन पॉइंट वो हमारे पास P है 3 -2 1 एंड Q बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड R बी द इमेज ऑफ P in the given plane, ओके। अब हमारे पास गिवन प्लेन क्या है, गिवन प्लेन है हमारे पास, गिवन प्लेन इज 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 2, से दिस इज फर्स्ट। इसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, ये क्या हो जाएगा, जैसे अभी बताया, ये हो जाएंगे 3 -1 और 4, और यही डायरेक्शन रेशियो हमारे पास परपेंडिकुलर जो ये लाइन है, ये जो लाइन है PQ, ये परपेंडिकुलर लाइन ही तो है, क्योंकि इमेज देखने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता है, ये उसके भी होंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, ये क्या हो जाएगा, इज x माइनस, ये तो है आपके पास P x1 y1 z1 मीन्स x माइनस 3 अपॉन, और ये है हमारे पास ABC, दैट इज 3 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन -1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 4। अब क्या करना है हमें, अब हम यहां पे एक इस लाइन PQ पर एक जनरल पॉइंट देखते हैं, ओके। वो कैसे देखते हैं, से दिस इज इक्वल टू लैम्डा एनी पॉइंट ऑन लाइन PQ, ये क्या आ जाएगा, इज
3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 4 लैम्डा प्लस 1। ये इस पी क्यूब के ऊपर कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, यहां पे ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना। अब लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए वो पॉइंट ये क्यूब ही बनेगा और वही हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। और वो कैसे निकालेंगे कि जब ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा कि इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन प्लेन फर्स्ट, ये सेकंड ले लेते हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेगा प्लेन फर्स्ट को, मींस 3 एक्स की जगह 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस वाई की जगह माइनस वाई की जगह माइनस लैम्डा माइनस 2 प्लस 4 जेड की जगह 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल देते हैं तो 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया हमारे पास, दिस इंप्लाइज 26 लैम्डा प्लस 13 इज इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। तो पॉइंट Q आ जाएगा, पॉइंट Q लैम्डा इज इक्वल टू -1/2 के लिए यहां पे जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमें Q के कोऑर्डिनेट देगा। तो पॉइंट Q आ जाएगा, देखिए इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इस वाले में, तो 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा है -1/2 तो -3/2 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1/2 -2 और 4 लैम्डा मीन्स -2 प्लस 1। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी कैलकुलेशन की। और ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 3/2 -3/2 और -1। तो ये हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट आ गए। एंड सिंस R इज इमेज, R क्या है हमारे पास, R इज इमेज ऑफ P इन द प्लेन, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज, ये जो Q है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR। बस ये थ्योरी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे तो Q के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए ये हैं, P के कोऑर्डिनेट उसने हमें दिए हुए हैं, P पे लेट, तो यहां पे लेट R, जो R कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या क्या आ गया देखिए हमारे पास, P के कोऑर्डिनेट हैं 3 - 2 and 1, 3 - 2 and 1, और Q हमने अभी निकाला यहाँ पे, और R हमने एज्यूम कर लिया, अल्फा बीटा गामा, और Q जो मिड पॉइंट है इनका वो है 3/2 -3/2 और -1। तो यहां से क्या आ जाएगा, लेट R अल्फा बीटा गामा, देन Q मिड पॉइंट है ना, तो ये हो जाएगा 3 + α/2 इज इक्वल टू 3/2, और ये आ गया हमारे पास -2 + β/2 इज -3/2, 1 + γ/2 इज -1। तो ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -3 + 2 इज -1 एंड गामा इज इक्वल टू -2 - 1 इज -3। तो हमारे पास R आ जाएगा, R इज 0 -1 एंड -3। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। और हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B, वेयर दिस लाइन इज पासेस थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर A एंड इज अलोंग वेक्टर B। ओके, ये लाइन की इक्वेशन है, यहां पे पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर A है और इसके अलोंग वेक्टर हमारे पास B है, ये इसकी इक्वेशन होती है। तो यहां पे देखें तो यहां पे आपके पास A गिवन है। आप ये वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में कहें तो x माइनस x1/A इज इक्वल टू y माइनस y1/B इज इक्वल टू z माइनस z1/C, वेयर A, B, C आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, और x1, y1, z1 वो पॉइंट है, वो लाइन पास हो रही है। तो मींस यहां पे हमें x1, y1, z1 तो गिवन है। देखिए सेम क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पूछा गया था। द डिफरेंस वाज कि वहां पे आपके पास ये जो दोनों लाइन की इक्वेशन थी ये वेक्टर फॉर्म में गिवन थी,
तो वहां पे हमने इसे डिफरेंट मेथड से किया, यहां डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं। हालांकि किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हैं। वहां हमने क्या किया, b1 वेक्टर निकाला, हमारे पास जो जिस लाइन की वो परपेंडिकुलर थी उसका b1 वेक्टर निकाला, b2 वेक्टर निकाला, और चूंकि जो रिक्वायर्ड लाइन थी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर थी, और हमें पता है कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर होता है। मींस इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर मींस इस जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके अलोंग, तो ये बन जाता था हमारा वेक्टर बी। ओके, और वेक्टर ए हमारे पास गिवन था और इक्वेशन आ गई थी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। मींस ये हमें गिवन है, ये हमारे पास b1 क्रॉस b2 है, और यहां पे भी इस तरह से कर सकते हैं। यहां पे b1 वेक्टर हो जाएगा आपके पास फर्स्ट जो ये लाइन गिवन है, देखिए यहां से आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और b2 वेक्टर हो जाएगा आपके पास -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। आप b1 क्रॉस b2 दैट इज, इसे आप वेक्टर बी एज्यूम कर लीजिए, ये फाइंड करिए, और जो इक्वेशन ऑफ लाइन है मींस ये वाली, इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ए आपके पास है ही -i प्लस 3j माइनस 2k, तो वो भी आ जाएगा। इसे हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहां पे चूंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये भी सिंपल है, डिपेंड करता है कि उस समय एग्जाम में आपके माइंड में कौन सा मेथड क्लिक करता है। तो x प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन b इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन c, से दिस इज फर्स्ट। अब हमारे पास टारगेट है एबीसी निकालना। तो एबीसी कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये जो रिक्वायर्ड लाइन है कि गिवन है रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू किस किस के, पहली तो है x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 2 z अपॉन 3। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 3, इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट है और उनका एडिशन वो 0 के इक्वल होगा। मींस a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। इसी तरह से दूसरी लाइन, देखिए लाइन का ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो पहले कन्वर्ट कर लीजिए। यहां पे है स्टैंडर्ड फॉर्म में y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 5। दिस इंप्लाइज -3a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, और इन दोनों को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकालकर फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन 5c है ये, तो 10 माइनस 6 दैट इज 4, b अपॉन माइनस b अपॉन 5 प्लस 9 दैट इज 14, एंड c अपॉन 2 प्लस 6 दैट इज 8। तो दिस इंप्लाइज a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 2 माइनस 14 और 8 है, मीन्स 2 रेशो माइनस 7 रेशो 4। तो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड लाइन इज x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 4। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो सिंपल है। तो देखिए वही 3-4 स्टेप्स में ये आया और वही 3-4 स्टेप्स में आपके पास ये आता। वहां पे कौन सा मेथड क्लिक करेगा, जो मेथड क्लिक करे उससे कर दीजिए, दोनों ही इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनल चॉइस नहीं गिवन है। क्वेश्चन जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन इजी होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, सिंपल कैलकुलेशन जो जूनियर क्लास में आपने पढ़ी है। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द कर्व दिस, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये तो हमें पता है राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला विथ वर्टेक्स 0 0। ओके, तो मीन्स आपके पास कुछ इस तरह का आ गया, ये राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां से -3 कॉमन ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 अपॉन 3, और ये हमारे पास हो गया, दिस इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, माइनस का साइन है ना, लेफ्ट हैंडेड और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी है, पैराबोला विद वर्टेक्स 4 अपॉन 3 कॉमा 0।
x की जगह पे x -4/3 है। ओके, तो मींस ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है और वर्टेक्स इसका 4/3, 0 4/3, 0 यहां का ही होगा। ये थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला कुछ इस तरह का आ गया। ओके, तो हमने स्केच कर दिया और जो रीजन है, रीजन इज शेडेड, ये हमने रीजन शेड कर दिया, ये वाला रीजन है। तो ये रीजन आप कर लीजिएगा। तो ये O A B C। अब हमारे पास टारगेट है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। ए के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 4/3, 0। ओके, अब हम इसमें जो एरिया निकालेंगे उसके लिए हमें लिमिट पता होनी चाहिए। अब लिमिट के लिए देखिए स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए थे वहां पे स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस कंसीडर करके हुई और वो इजीली उसने पूरा रीजन कवर कर लिया। अब यहां पे करके देखते हैं तो क्या होगा। जब आप इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग लिए तो इस स्ट्रिप को स्ट्रेच तो एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे, तो क्या होगा जब ये जो इस कर्व के अलोंग मूव करेगा, जब इसे स्ट्रेच करेंगे इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस कर्व के अलोंग मूव करेगा तो सिर्फ यहां तक मूव करेगा और इसी तरह से नीचे वाला पार्ट सिर्फ यहां तक करेगा। अगर आप आगे ले जाएंगे तो इस कर्व के अलोंग ही मूव करना है इसे, तो हमारा रीजन कवर नहीं कर रहा है। तो इट मींस इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। तो इतने पार्ट के लिए एक और इतने पार्ट के लिए दोबारा से पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप स्ट्रेच करें तो क्या होगा, अब ये यहां से लेके यहां तक मूव करेगा। ओके, और दूसरे वाले पार्ट में यहां से लेके यहां तक। तो इससे क्या होगा, जो टोटल एरिया है वो एरिया, सपोज दिस इज योर एरिया A1, हम हालांकि इस मेथड से करेंगे नहीं, मेथड दूसरा ही लगाएंगे। दिस इज एरिया A2, तो जो टोटल एरिया है वो हो जाएगा A1 प्लस A2 और A1 के लिए इंटीग्रल और A2 के लिए इंटीग्रल, पर ये लंबा पड़ेगा हमें। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि पैरेलल टू वाई एक्सिस जब हमने किया तो हमें दो रीजन इसमें कंसीडर करने पड़े एरिया फाइंड करने के लिए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस करके देखिए तो क्या स्ट्रेच करने पे एक ही बार में रीजन कवर करेगा। अब चूंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस करा है तो स्ट्रेचिंग तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, मींस इस डायरेक्शन में होगी। तो जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ तो देखिए ये इसके अलोंग मूव करेगा, ये इसके अलोंग मूव करेगा, तो ये तो पूरा यहां तक जाएगा। और जब नीचे की तरफ हम इसे मूव करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो ये इसके अलोंग मूव करेगा और ये इसके अलोंग मूव करेगा, मींस इस बार ये पूरा रीजन कवर कर रहा है। और देखिए इसके आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के जो हमने कॉन्सेप्ट बताए थे वहां से समझ लीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा कि हमारा एक ही इंटीग्रल में सॉल्यूशन आ जाएगा और कुछ भी चीज हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट आप वहां देख लीजिएगा। सबसे पहले यहां पे हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं क्योंकि हमें इसे स्ट्रेच करना है यहां से लेके यहां तक। तो y की डायरेक्शन में है तो यहां पे y क्या है और यहां पे y क्या है, इनकी लिमिट निकालने के लिए हमें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आसानी से निकल जाएंगे। हालांकि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसके हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 3x। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू एक से दूसरे में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 4 - 3x इज इक्वल टू एक्स, दैट इज 4x इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू 1। और जब हमने x इज इक्वल टू 1 रखा तो यहां वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स में रख दीजिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू +-1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो जाएंगे आपके पास 1, 1 एंड 1, -1। मीन्स B तो हो गया आपका 1, 1 और C हो गया 1, -1। ओके, बस अब आपका काम हो चुका है। अब हमारा इंटीग्रल आसानी से निकल जाएगा। कैसे कि रिक्वायर्ड एरिया ये कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं आपको। और अगर थोड़ा सा डाउट है तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो देखिए, किस तरह से लिमिट निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं। इसमें कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। हमने स्ट्रिप कंसीडर करी, ये स्ट्रिप मेथड है। इस स्ट्रिप को जहां से जहां तक हम स्ट्रेच करेंगे वो y की लिमिट देगा। तो यहां पे y क्या है, लोअर टू अपर होगा। यहां पे y है -1 और यहां पे b पे y है 1, तो ये y की लिमिट हो गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, जो फंक्शनल वैल्यू है वो निकालनी है। तो इसका राइट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से x की वैल्यू, राइट टू लेफ्ट चलता है हमेशा, राइट टू लेफ्ट x की वैल्यू, क्योंकि y की लिमिट है ना, तो x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में। तो यहां से जिस कर्व के ऊपर हो वहां से x की वैल्यू निकालिए और ये वाली स्ट्रिप का ये वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से x की वैल्यू निकालिए।
तो ये वाले जो कर्व है ये तो है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। तो यहां से अगर हम x देखें तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस। अब ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट स्ट्रिप का जो राइट वाला पार्ट है जिस कर्व के ऊपर हो वहां से x की वैल्यू, और ये है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x के ऊपर, पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला के ऊपर ही तो है, और वहां से x की वैल्यू है वाई स्क्वायर डी वाई। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा और ये हो जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू -1 to 1 4 अपॉन 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई, दैट इज -1 to 1 4 upon 3 minus 4 upon 3 y square of dy, that is 4 upon 3y minus 4 upon 3 9 y क्यूब। इंटीग्रेट कर दिया -1 to 1 एंड दिस इज 1 सब्सटीट्यूट किया तो 4 upon 3 माइनस 1 4 upon 9 और माइनस, और फिर -1 किया तो -4 upon 3 माइनस माइनस प्लस 4 upon 9, दैट इज दिस इज इक्वल टू 4 upon 3 plus 4 upon 3 is 8 upon 3 minus 4 upon 9 minus 4 upon 9 is minus 8 upon 9, that is 9 24 minus 8, that is 16 upon 9 square unit. This is our required area. Okay, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने बोर्ड एग्जाम 2020 का सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए, और जैसे हम आपको हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप एक यूनिट का या एक सेक्शन का, चूंकि यहाँ पे यूनिट छोटी छोटी थी तो हमने पूरा सेक्शन ले लिया, आप पूरा उसको रिवीजन कीजिए अच्छी तरह से। रिवीजन करने के बाद फिर देखिए कि आपकी प्रैक्टिस अप टू द मार्क है या नहीं है, उसके लिए आप एक पेपर सॉल्व करिए, जो कमियां हैं उनको दूर करिए और उसके बाद सेकंड पेपर सॉल्व करिए। और टाइम का ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका 13 मार्क्स का वेटेज है तो अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स के आसपास आपको लगने चाहिए। तो अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।